सौभाग्य की एक बात यह कि तमिलनाडु में एक्टर विजय चुनाव जीत गए तो सबकी दिलचस्पी इस बात में बहुत हो गई कि एक फिल्मों का हीरो पार्टी बनाकर चुनाव लड़कर पहले ही चुनाव में ऐसा जीता कि अब मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन तमिलनाडु के बाहर के लोग ज्यादा समझ नहीं पा रहे कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। उसकी वजह यह भी है कि उत्तर भारत के ज्यादातर लोग द्रविड़ पॉलिटिक्स का इतिहास ज्यादा जानते नहीं। असल में यह ज्यादा बताया ही नहीं गया शायद, और नाम के साथ जो धर्म जोड़ते हैं ऐसे लोग भी नहीं समझ पाते कि विजय नाम का व्यक्ति चर्च क्यों जा रहा है। क्योंकि विजय अपने चुनाव अभियान में मंदिर भी जाते दिखे और चर्च भी जाते दिखे। फिर लोगों को जब पता चलता है कि उनका नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो क्या है कि विजय के पिता हैं S.A. चंद्रशेखर, वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही कई विजय की फिल्में भी बनाई। S.A. चंद्रशेखर, और वो ईसाई हैं, और विजय की मां जो है वो हिंदू हैं। उनकी पार्टी जो है टीवी के, उसकी विचारधारा वो कहते हैं कि वो सेक्युलर सोशल जस्टिस की विचारधारा है। सेक्युलर सोशल जस्टिस, वो जिन ऐतिहासिक हस्तियों को फॉलो करने की बात करते हैं उनमें नाम लेते हैं पेरियार का, डॉक्टर अंबेडकर का, कामराज का, रानी वेलु नचियार का और अंजलई अम्माल का। आज की उत्तर भारत की पब्लिक डॉक्टर अंबेडकर के नाम से तो वाकिफ है, शायद कामराज का नाम भी सुना हो, लेकिन बाकी नामों के बारे में ज्यादा उत्तर भारत में लोग नहीं जानते। उसके लिए द्रविड़ पॉलिटिक्स को थोड़ा समझना और जानना जरूरी है। जानना जरूरी है कि देश में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस वाली पॉलिटिक्स ही नहीं होती। ये जो तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके में ही सत्ता घूमती रहती थी, उसमें ये जो टीवी के पार्टी की एंट्री हुई है, तो क्या इसकी विचारधारा डीएमके और एआईएडीएमके की विचारधारा से अलग है? बीजेपी की विचारधारा जैसी विजय बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो वो सेक्युलर की बात करते हैं, दूसरा वो चुनाव में बीजेपी को वैचारिक दुश्मन बता चुके हैं। तो क्या वो कांग्रेस जैसे हैं? क्योंकि वो कामराज का नाम भी लेते हैं, और कामराज तो कांग्रेस के कद्दावर नेता होते थे। लेकिन वो पेरियार का नाम भी लेते हैं, और पेरियार तो वो थे जिनकी द्रविड़ विचारधारा से ही प्रेरित होकर डीएमके पार्टी बनी थी, और डीएमके ने तमिलनाडु में कांग्रेस का ही राज हमेशा के लिए ऐसा खत्म किया था कि फिर कांग्रेस तमिलनाडु में वापस आ ही नहीं पाई। तो वो क्या था कि तमिलनाडु को अंग्रेजों के टाइम में कहते थे मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास, उसमें आंध्र भी था, केरल के भी कुछ हिस्से थे आज के, और कर्नाटक के भी थे। खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन मद्रास में अंग्रेजों के टाइम ही कांग्रेस के विरोध में एक पार्टी खड़ी हो गई थी 1916 में ही, यानी गांधी के आने से भी पहले। उस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। उसका कहना था कांग्रेस जो है वो ब्राह्मणों की पार्टी है, और ये सब लोग हिंदू धर्म के नाम पर, ब्राह्मण लोग पिछड़ों और दलितों का शोषण करते हैं, और अगर आजादी मिल गई और इनकी सरकार आ गई तो और ज्यादा बुरा हाल होगा। इसलिए जो ये पार्टी बनी जस्टिस पार्टी, ये एक तरह से द्रविड़ पॉलिटिक्स की पहली पार्टी थी। विचार यह था कि उत्तर भारत की संस्कृति को पूरे भारत की संस्कृति नहीं कहा जा सकता, और यह हिंदू धर्म के नाम पर असल में ब्राह्मणवाद है। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण सरकारी नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे। तो जस्टिस पार्टी ने कहा कि वहां के मूल निवासी जो हैं वो द्रविड़ हैं, आर्य नहीं है, द्रविड़ हैं, और उनको ये ब्राह्मण जो हैं वो पिछड़ा मानते हैं, और पिछड़े फिर दलितों को अपने से नीचे मानते हैं। ये व्यवस्था जो इन्होंने बना रखी है, ये व्यवस्था द्रविड़ व्यवस्था नहीं है। सिर्फ अपने जन्म की वजह से कि कौन किस परिवार में पैदा हुआ, उससे वो समाज में ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। उनका मानना था ये उत्तर भारत की सोच है जो द्रविड़ समाज पर थोपी गई है सदियों तक, इसलिए आजादी आने पर यह सोच नहीं रहनी चाहिए। आर्य संस्कृति उनकी संस्कृति नहीं है, और सबको हिंदी आनी चाहिए, और भारत को जोड़ने वाली भाषा हिंदी ही हो सकती है। ये जो विचार भी पेश किया जाता है, इस विचार के भी वो खिलाफ थे कि सबको हिंदी आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये कोई विचार नहीं है, ये उत्तर भारत थोप रहा है। इसलिए कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन 1916 में बनी यह पार्टी ज्यादा समर्थन नहीं जुटा पाई थी। 1916 में बनी, समर्थन ज्यादा नहीं मिला। 1925 में पेरियार नाम के नेता ने कांग्रेस छोड़ी और इन्हीं विचारों पर
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नाम का आंदोलन शुरू किया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्हीं विचारों पर था ये, और इतने उग्र तरीके से ब्राह्मणवाद के खिलाफ पेरियार खड़े हो गए कि हिंदू देवी देवताओं को पता नहीं क्या क्या कह देते थे, मंदिरों तक में जाकर ऐसे ऐसे विरोध प्रदर्शन कर देते थे ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ। और यह इतना उग्र आंदोलन था कि एक स्तर पर तो हिंदू धर्म की व्यवस्था जो थी उसके ही पूरी तरह खिलाफ हो गया था। फिर 1938 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी ज्वाइन ही कर ली, उसमें शामिल हो गए, और उन्होंने उस जस्टिस पार्टी में, जिसको समर्थन नहीं मिला था तब तक, उसमें जान फूंक दी और जस्टिस पार्टी को डीके यानी द्रविड़ कड़गम के नाम से सामाजिक संगठन बना दिया। एक तरह से डीके, द्रविड़ लोग उत्तर भारत वाले आर्य लोगों से अलग हैं, यह था विचार। और एक लेवल पर यह एंटी ब्राह्मण होते होते एंटी हिंदू और एंटी हिंदी संगठन माना जाने लगा डीके। ब्राह्मणों का दबदबा भी ऐसा हुआ करता था कि हर प्रभावी ओहदे पर ब्राह्मण ही होते थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस का ही समर्थन ज्यादा रहा मद्रास में, और यह डीके नाम का संगठन कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं बना पाया था। लेकिन उसकी विचारधारा के साथ बहुत लोग जुड़ गए थे कि जात पात मिटाओ, महिलाओं को अधिकार दो, तमिल भाषा और संस्कृति बचाओ, हिंदी को थोपे जाने मत दो। सामाजिक संगठन के रूप में उसके समर्थक बढ़ते गए। पेरियार के एक शिष्य थे, फिल्मों के लेखक थे वो, अन्ना दुरई, अन्ना कहते थे उनको। यहीं से फिल्मों की एंट्री हुई तमिल राजनीति में अन्ना के जरिए। अन्ना के नाम पर ही ये जो AIADMK है ना, ऑल इंडिया अन्ना DMK में अन्ना जो है ये वही अन्ना है। तो आजादी के बाद अन्ना ने 1949 में 1949 में डीके जो संगठन था वो उससे अलग हो गए, पेरियार से अलग हो गए, एक राजनीतिक पार्टी बना दी उसकी, डीके का बना दिया DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। पहले वो था द्रविड़ कड़गम, डीके, वो बन गया DMK जो अभी तक पार्टी है। अलग क्यों हुए? अलग हुए पेरियार से इसलिए क्योंकि पेरियार ने 70 साल की उम्र में एक युवती से शादी कर ली थी, तो डीके में बगावत हो गई थी कि ये कैसे। अन्ना ने DMK बनाई उसी विचारधारा पर। अब अन्ना के नाटकों में, फिल्मों में भी यही सब कहानियां होती थी कि कैसे समाज में अगड़ी जातियों का अत्याचार है, धर्म में कैसी कैसी कुरीतियां हैं, बिल्कुल उग्र विरोध और विद्रोह की कहानियां होती थी। नाटकों और फिल्मों को राजनीतिक हथियार बना लिया एक तरह से DMK ने, और हर बात को वो तमिल गौरव से जोड़कर पेश करते थे। उनके शिष्य थे करुणानिधि, वो भी फिल्मों के लेखक थे, वो भी इसी विचारधारा की कहानियां लिखते थे, और इन फिल्मों के हीरो होते थे MGR। और ये फिल्में एक तरह से द्रविड़ विचारधारा के साथ जनता को जोड़ती गई। आज कहते हैं ना कि प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं, वो राजनीतिक विचारधारा के साथ जोड़ने वाली फिल्में ये तमिलनाडु में तब हो गई थी। तो उस विचारधारा, ये फिल्में चलने लगी, फिल्मों को लोकप्रियता मिलने लगी, ये विचारधारा लोगों के मन में बैठती चली गई। लेकिन क्या था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे कामराज, और वो खुद पिछड़ी जाति के थे कि पिछड़ों को ब्राह्मण दबाते हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट, ये वाला जो तर्क था, वो इसलिए नहीं चल पा रहा था क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही पिछड़े समाज से थे। तो भले ही DMK की विचारधारा को फिल्मों में समर्थन मिल रहा था, लेकिन उसकी द्रविड़ पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं चल पा रही थी, क्योंकि कामराज खुद ना तो ब्राह्मण थे, ना ही अंग्रेजों के टाइम जैसे ब्राह्मणों को ही सारे पद मिलते थे वहां उनकी सरकार में, वैसा उनका प्रशासन था। वो तो पिछड़े वर्ग को खुद ही आगे लाने वाली नीतियां बना रहे थे मद्रास में। अच्छा, प्रधानमंत्री थे नेहरू, तो नेहरू जो थे, तो ऐसा भी नहीं हो रहा था कि केंद्र की तरफ से कोई हिंदी को थोपे जाने के आरोप मतलब जो लगा तो रहे थे ये लोग, लेकिन वो टिक नहीं पा रहे थे क्योंकि नेहरू ऐसा कर ही नहीं रहे थे कि हिंदी थोपी जाए। लेकिन 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए। शास्त्री जी पर कांग्रेस के बाकी नेताओं ने, खासकर उत्तर भारत के नेताओं ने दबाव डालना शुरू किया कि अब बहुत साल हो गए आजाद हुए, नेहरू भी नहीं रहे, हिंदी को पूरे देश की अब आधिकारिक भाषा बना देना चाहिए। अंग्रेजी हुआ करती थी आधिकारिक भाषा, हिंदी को बना देना चाहिए। अब ये चर्चा जो शुरू हुई, इस चर्चा ने ही DMK की द्रविड़ पॉलिटिक्स में जान फूंक दी।
ऐसी जान फूंक दी, ऐसे विरोध होने लग गया, डीएमके ने ऐसे आंदोलन शुरू कर दिए कि प्रधानमंत्री शास्त्री को खुद आकर बयान देना पड़ा, राष्ट्र के नाम संदेश देना पड़ा एक तरह से रेडियो पर कि हिंदी थोपी नहीं जाएगी, सफाई देनी पड़ी। लेकिन डीएमके इसको बड़ा मुद्दा बना चुकी थी। आंदोलन जो है हिंदी के खिलाफ, हिंदी थोपे जाने के खिलाफ, वो उसको समर्थन मिलना शुरू हो गया था। तो फिर तो शास्त्री जी भी नहीं रहे, लेकिन उसको, उसके आंदोलन को और पार्टी को ऐसा बल मिलता गया कि 1967 में उसने तमिलनाडु की सत्ता ही हासिल कर ली, कांग्रेस को हरा दिया डीएमके ने 1967 में। फिर अन्ना के बाद डीएमके के बड़े नेता बने करुणानिधि, फिर एमजीआर करुणानिधि से अलग हुए और अन्ना के नाम से नई पार्टी बनाई एआईएडीएमके। जैसा हमने बताया, उसमें अन्ना जो है ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, वो अन्ना उन्हीं अन्ना के नाम पर। वो एमजीआर फिर अलग हो गए करुणानिधि से, फिर एमजीआर सत्ता में आए, फिर एक बार डीएमके आती थी, एक बार एआईएडीएमके, यही चलता रहा। एमजीआर के बाद जयललिता आई, एआईएडीएमके की लीडर वो हो गई, करुणानिधि के बाद स्टालिन आए। तो ये होती थी द्रविड़ पॉलिटिक्स। अब इस द्रविड़ पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई विजय की। वो भी पेरियार का ही नाम ले रहे हैं, यानी वो भी कह रहे हैं कि विचारधारा उनकी भी वही है। लेकिन डीएमके और एआईएडीएमके में जो करुणानिधि के बाद स्टालिन, उधर एमजीआर के बाद जयललिता, ये वाला परिवारवाद जो है, इसको मुद्दा उन्होंने बनाया कि द्रविड़ पॉलिटिक्स में, द्रविड़ पॉलिटिक्स तो ये थी कि जन्म आपका किस परिवार में हो रहा है उससे आपका समाज में ओहदा तय नहीं होना चाहिए, समाज में उससे आप ऊंचे नीचे नहीं तय होना चाहिए। तो अगर परिवारवाद आ रहा है तो फिर तो वो उसी से तय हो रहा है ना कि आप किस परिवार में पैदा हो रहे हैं, कि एमके स्टालिन करुणानिधि के बेटे हैं, फिर उदयनिधि स्टालिन है, तो ये परिवारवाद है। ये मुद्दा उन्होंने उठाना शुरू किया और उसके साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना शुरू किया कि द्रविड़ पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। तो वो उससे हटकर मूल द्रविड़ राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन वो पेरियार तो मंदिरों के ही खिलाफ थे, वो मंदिरों के खिलाफ नहीं है, वो मंदिरों के खिलाफ होने की बात नहीं कर रहे। वो द्रविड़ पॉलिटिक्स, उस वाली उग्र द्रविड़ पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे। वो मंदिरों में गए भी चुनाव प्रचार में, ना ही वो उदयनिधि स्टालिन की तरह सनातन के खिलाफ बोल रहे। वो द्रविड़ पॉलिटिक्स को अब एक तरह से आज के युवा के साथ जोड़कर पेश कर रहे हैं कि वो उस समय की समस्याएं रही होंगी जब द्रविड़ पॉलिटिक्स उग्र ब्राह्मणवाद के खिलाफ थी, उग्र थी ब्राह्मणवाद के खिलाफ। अब युवाओं के मुद्दे अलग हैं, द्रविड़ युवाओं के मुद्दे अलग हैं, तो वो उनके साथ उनको जोड़कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी फिल्मों के जरिए मुद्दे उठाए, तो फिल्मों के जरिए ये राजनीतिक विचारधारा को पेश करना ये चलता आ रहा है। अब उन्होंने नीट परीक्षा जैसे मुद्दे उठाए कि नीट परीक्षा में तमिल मीडियम में पढ़े हुए बच्चों को के साथ नाइंसाफी होती है, ये मुद्दा वो उठा चुके हैं। और पेरियार और अंबेडकर का भी नाम लेते हैं, तो कांग्रेस के कामराज का भी नाम लेते हैं, रानी वेलु नाचियार का भी नाम लेते हैं। जैसे झांसी की रानी उत्तर भारत के लोग जानते हैं, वैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली तमिल रानी थी वेलु नाचियार। इस सब के जरिए वो तमिल गौरव की बात कर रहे हैं, तो वो भी तमिल गौरव की ही बात कर रहे हैं। और मुख्य सिद्धांत जिसको वो अपनी विचारधारा से जोड़ रहे हैं वो ये कि जन्म से नहीं तय होना चाहिए कि कोई समाज में ऊंचा है या नीचा है। यह है विजय की द्रविड़ पॉलिटिक्स, विजय की द्रविड़ पॉलिटिक्स 2.0 कहिए। आप सहमत हो या ना हो, लेकिन समझने की जरूरत है। और ये उत्तर और दक्षिण में जो इतिहास में राजनीति में टकराव होता रहा है उसको भी जानने की जरूरत है।